नमस्कार बंधुओं, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है अमेरिका की राज्य क्रांति भाग 2। पिछले वीडियो में मैंने अमेरिका की राज्य क्रांति के बारे में बताया था कि आखिर उसकी क्रांति के क्या कारण थे, और उससे पहले एक विशेष वीडियो मैंने डाला था जिसमें बताया था कि किस तरीके से नई दुनिया की खोज हुई और किस तरीके से वहां पर उपनिवेशीकरण हुआ। तो नई दुनिया की खोज एवं उसका उपनिवेशीकरण आपने देखा। उसमें देखा कि अमेरिका में किस तरीके से यूरोपियन शक्तियों ने जाकर के अपना राज्य स्थापित कर लिया, और इसके बाद अमेरिका के लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कैसे अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष हुआ, उसके कारण क्या थे, उन परिस्थितियों की उसके बारे में बात की थी। और अब अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं क्या थी, या राज क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मानचित्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा ब्रिटेन्स नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज बिफोर एंड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब शुरू हुआ तो उससे पहले की स्थिति क्या थी अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेशों की। तो यहाँ पर इस मानचित्र में आप देखेंगे कि 13 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि ब्रिटेन का शासन स्थापित है। इन 13 क्षेत्रों के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये 3 भाग में विभाजित थे: उत्तरी राज्य, मध्य राज्य और दक्षिणी राज्य। और इनमें मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर और जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी जैसे प्रमुख राज्य थे। तो किस तरीके से यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हुआ और किस तरीके से वहां के लोग परेशान हो गए, और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इस मानचित्र के द्वारा आपको उन राज्यों की स्थिति के बारे में पता चल रहा है। अब हम देखेंगे कि जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं हुई थी उनको हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि कुछ पूर्व की घटनाएं हुई थी, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने से पहले की कुछ घटनाएं थी, और कुछ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की घटनाएं थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व की घटनाओं की। तो पहले पूर्व में कौन सी घटनाएं हुई थी? तो सबसे पहले मैसाचुसेट्स का युद्ध। मैसाचुसेट्स का युद्ध हुआ था 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कुछ नए कानून लागू किए थे। उन कानूनों को अमेरिका के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। इनमें मैसाचुसेट्स वो पहला राज्य था जिसने कि ऐसा काम किया था, और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो गया था अंग्रेजों के साथ। तो हुआ क्या था कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने विधानसभा को भंग कर दिया। यानी विधानसभा वहां की जो थी उस राज्य की, उसमें अंग्रेज सदस्य भी थे और अमेरिकी सदस्य भी थे। तो उसमें विधानसभा में अमेरिकी सदस्य बैठ करके ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव न बना सके, इसलिए गवर्नर ने विधानसभा को भंग कर दिया था कि लोग इकट्ठे ही ना हो पाए। परंतु हुआ क्या, विधानसभा के अमेरिकी सदस्यों ने दूसरे स्थान पर बैठ करके मिलिशिया का गठन कर लिया। यानी जो विधानसभा के सदस्य थे, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे, उन्होंने बैठक की, और बैठक करने के बाद आपस में ये चर्चा की कि अब हम लोगों को संगठित होकर के सरकार के खिलाफ कदम उठाना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था मिलिशिया। तो मिलिशिया शब्द बार बार उपयोग में आएगा, आप समझ जाइएगा कि मिलिशिया शब्द का मतलब है कि अमेरिका के मूल निवासियों का वह संगठन जिसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। और इसके बाद क्या होता है कि मिलिशिया के सदस्यों ने युद्ध सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया। मिलिशिया के जो लोग थे, संगठन बनाया गया था, उन्होंने अब युद्ध करने के लिए सामग्री इकट्ठा करना, हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा देखा
तो गवर्नर ने उस पर रोक लगा दी कि मलेशिया के सदस्य हथियार इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कठोर कदम उठाएगी। और फिर क्या हुआ, मलेशिया ने माना नहीं, वो काम अपना करती रही और गवर्नर ने सेना भेज दी और बंकर हिल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। एक तरफ मलेशिया की सेना अर्थात मूल अमेरिकी निवासियों की सेना और दूसरी तरफ गवर्नर की सेना यानी ब्रिटिश सरकार की सेना जो कि वहां पर शासन कर रही थी। दोनों सेनाओं के बीच बंकर हिल जगह थी, वहां पर युद्ध हुआ और होता क्या है, सरकारी सेना के 1/3 सैनिक मारे गए और बंकर हिल पर मलेशिया का अधिकार हो गया। जो बंकर हिल जगह थी वहां पर मलेशिया का अधिकार हो गया और जो गवर्नर की सेना थी उसके लगभग 1/3 सदस्य मारे गए। कहने का मतलब है कि मलेशिया के सदस्यों को, मलेशिया के सैनिकों को एक सफलता हाथ लग गई जिससे कि उनका मनोबल और अधिक बढ़ गया। इसके बाद देखेंगे दूसरी घटना के रूप में क्या होता है, फिलाडेल्फिया में प्रथम कांग्रेस 1774 ईस्वी। और इसके बाद देखेंगे कि लंबे समय तक अमेरिकी लोग अपनी तैयारी करते रहे और असंतोष बना रहा, सरकार की नीतियों का विरोध होता रहा, सरकार बराबर दमन करने की कोशिश करती रही। लेकिन फिर से एक बार से फिलाडेल्फिया नामक जगह पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर प्रथम कांग्रेस आयोजित की जाती है। इस कांग्रेस में सभी राज्यों से प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और उन प्रतिनिधियों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग संगठित होकर के संघर्ष करेंगे। इसलिए उन्होंने एक सम्मिलित नाम रख लिया, यूनाइटेड कॉलोनीज यानी संयुक्त उपनिवेश नाम रख लिया गया उन राज्यों के द्वारा। और उसके बाद विधिवत युद्ध करने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। तो जॉर्ज वाशिंगटन मलेशिया सेना के सेनापति बन गए, यानी उपनिवेशी राज्यों की सेना के सेनापति बन गए। और उसके बाद वाशिंगटन के नेतृत्व में डोरचेस्टर जगह थी जहां पर कि अधिकार कर लिया गया जो बोस्टन बंदरगाह के नजदीक थी और बोस्टन बंदरगाह को खाली करवा दिया गया, यानी जो अंग्रेजों के जहाज वहां पर थे उनको वहां से हटवा दिया गया वाशिंगटन के नेतृत्व में। 1765 ईस्वी के बाद बने कानूनों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई और प्रस्ताव तैयार किया गया इस विजय के बाद कि 1765 ईस्वी के बाद अमेरिकी लोगों के दमन के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए, उनको निरस्त किया जाए। लेकिन जॉर्ज तृतीय जो कि इस समय ब्रिटेन का राजा था, उसके पास जब ये प्रार्थना पत्र पहुंचा तो उसने अस्वीकार कर दिया। उनका नहीं, कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी अमेरिकी लोगों की। और ये फिलाडेल्फिया की दूसरी कांग्रेस होती है 1776 ईस्वी में। तब क्या निर्णय लिए जाते हैं कि 1774 के बाद जो प्रार्थना की गई थी राजा ने अस्वीकार कर दी और प्रजा का दमन करने का आदेश दे दिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ क्या था कि अमेरिका के जो मलेशिया लोग थे वो उत्तेजित देशभक्त बन गए और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। अब वो इंग्लैंड के शासन को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। और इसी समय थॉमस पेन नामक विचारक ने एक पैम्पलेट लिखा और बाद में एक पुस्तक के रूप में लिया गया था, ये जिसका नाम था कॉमन सेंस। और इस कॉमन सेंस के द्वारा लोगों से ये कहा गया, अमेरिकी लोगों से, कि अब हमको इंग्लैंड से अंतिम विच्छेद की मांग रखनी चाहिए। कहने का मतलब है हम किसी तरीके के प्रशासनिक, आर्थिक या राजनीतिक सुधार को स्वीकार नहीं करेंगे, अपितु इंग्लैंड से पूरी तरीके से विच्छेद करेंगे और अपना शासन स्थापित करेंगे। हम पूरी स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तो थॉमस पेन ने ये जो विचार अपने लोगों तक पहुंचाए, इससे और ज्यादा जोश बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया। और उसके बाद क्या कर लिया गया, ये निर्णय लिया गया द्वितीय कांग्रेस के अंदर कि 4 जुलाई 1776 को ये घोषणा कर दी गई, एक मत से उपनिवेश के जितने उपनिवेशों के प्रतिनिधि थे सबने मिलकर के ये घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई। और इसके बाद
घोषणा के प्रस्ताव को वर्जीनिया के निवासी टॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। टॉमस जेफरसन जो थे उन्होंने प्रस्ताव लिखा था। वैसे तो ये बड़ा विस्तृत प्रस्ताव था, लेकिन उसमें से दो वाक्य आपके लिए लाए हैं। जेफरसन ने क्या लिखा था? सब व्यक्तियों को ईश्वर ने अविच्छिन्न अधिकार दिए हैं। जेफरसन कहता है कि सब व्यक्तियों को ईश्वर ने अविच्छिन्न अधिकार दिए हैं तथा जनता को अत्याचारी शासन बदलने का अधिकार है। संयुक्त राज्य युद्धरत राज्य थे, विद्रोही नहीं। सरकार कह रही थी कि ये विद्रोही राज्य है, लेकिन जेफरसन ने कहा कि विद्रोही नहीं, युद्धरत राज्य है, यानी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये विद्रोह नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। इस मानचित्र के माध्यम से उन स्थानों को दर्शाया गया है जहां पर कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं हुई थी। कनाडा के मॉन्ट्रियल, उत्तर में देखेंगे कनाडा के मॉन्ट्रियल से लेकर के और दक्षिण में देखेंगे आप कैलिफोर्निया तक, पूरा का पूरा ये पूर्वी समुद्र तटीय वो क्षेत्र है जहां पर ब्रिटेन ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था, और यही वे क्षेत्र थे जहां से व्यापार हो रहा था और जहां से तमाम संसाधनों का दोहन हो रहा था। यही सब केंद्र स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्र बने थे जहां पर युद्ध हुए थे। अब देखेंगे 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजादी की घोषणा होने के बाद जो युद्ध लड़े गए उनको वास्तव में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन से युद्ध थे? सबसे पहला युद्ध लेकिंगस्टन का युद्ध 1776 ईस्वी। यहाँ पर ये पहला युद्ध लड़ा गया था जिसमें 30,000 सैनिकों को दमन करने के लिए भेजा गया था। गवर्नर की सेना थी, यानी जो ब्रिटिश सेना थी उसमें 30,000 सैनिक थे जिनको भेजा गया। मलेशिया ने बोस्टन के गवर्नर द्वारा भेजी गई सेना पर आक्रमण कर दिया। जो गवर्नर ने सेना भेजी थी, बोस्टन के गवर्नर के द्वारा भेजी गई थी, उस पर मलेशिया का मतलब मूल अमेरिका निवासी सैनिक संगठन के जो सैनिक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और मलेशिया के सैनिकों ने बोस्टन को चारों तरफ से घेर लिया और युद्ध होने लगा। बोस्टन बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था अमेरिका का जहां से व्यापार होता था, तो उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। इस युद्ध में दोनों सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचा, परंतु हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। यानी दोनों तरफ से युद्ध हुआ लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया और मलेशिया लोग पीछे हट गए। उनको एहसास हो गया कि हम इतनी शक्ति से युद्ध नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा पीछे हट गए और उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। यानी मलेशिया में और अधिक सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया, अपने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है बंकर हिल का युद्ध। बंकर हिल नामक स्थान पर, जहां पर पहले मैसाचुसेट्स राज्य में ये बंकर हिल नामक स्थान था, जहां पर पहले भी एक बार युद्ध हो चुका था, वहां पर जॉर्ज वाशिंगटन की सेना के नेतृत्व में उपनिवेशों की सेना ने युद्ध किया। जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति होते हैं और यहाँ पर युद्ध होता है। मलेशिया संगठन ने बोस्टन के गवर्नर को निकाल दिया था, यानी बोस्टन का जो गवर्नर था उसको मलेशिया के लोगों ने बाहर निकाल दिया था। उसको बचाने के लिए ब्रिटिश सेना बोस्टन में आ गई थी। बोस्टन में घेरा लगा लिया गया था और बंकर हिल नामक स्थान पर युद्ध हुआ जहां वाशिंगटन की सेना पराजित हो गई। जब बंकर हिल का युद्ध हुआ इसमें वाशिंगटन की सेना हार गई थी और सेना को पूरी तरीके से संगठित नहीं हो पाई थी। इसलिए हार गई क्योंकि सेना संगठित नहीं हो पाई थी, इसलिए वाशिंगटन ने पीछे हटना उचित समझा और वाशिंगटन पीछे हट गए इस युद्ध से। ब्रिटिश सेना ने फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, चार्ल्सटन बंदरगाह आदि पर अधिकार कर लिया। जब वाशिंगटन की सेना पीछे हट गई तो आसपास के जो बंदरगाह थे, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और चार्ल्सटन, इन बंदरगाहों पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद देखेंगे तीसरा ब्रुकलिन का युद्ध 1777 ईस्वी में होता है। वाशिंगटन ने बहुत ही धीरज के साथ काम लिया, साहस के साथ काम लिया, सूझबूझ के साथ काम लिया और सेना को फिर से संगठित किया।
सेना में कुछ सैनिकों को हटाया गया, कुछ सैनिकों को भर्ती किया गया, साजो सामान को बढ़ाया गया, रसद को सही तरीके से सप्लाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई और इसके बाद कनाडा को अपनी तरफ मिलाने की असफल घोषणा कर दी। कहने का मतलब है कि कनाडा से सहमति नहीं ली, बल्कि घोषणा कर दी कि कनाडा हमारे साथ है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश सेना ये समझे कि वाशिंगटन की सैनिक शक्ति बढ़ गई है, ऐसा किया गया था। और ब्रुकलिन नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना के साथ भयंकर युद्ध होता है और इस बार भी वाशिंगटन पराजित हो जाते हैं और न्यूयॉर्क तथा न्यू जर्सी राज्य खाली करने पड़ते हैं, वहां से हटना पड़ता है अमेरिकी सेना और ब्रिटिश सेनापति होए जब वाशिंगटन की सेना पीछे हट जाती है तो ब्रिटिश सेना भी जो सेनापति होए हैं वो उसको पीछे हटाकर न्यूयॉर्क में वापस ले जाते हैं। कहने का मतलब उस मैदानी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं जहां पर मिलिशिया की सेना है, बल्कि वो भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि होए किसी तरीके की नासमझी या नादानी नहीं दिखाना चाहते थे। अगला देखिए साराटोगा का युद्ध 1778 ईस्वी में हुआ था। उपनिवेशों की सेना को पहली बार साराटोगा के युद्ध में महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। इस साराटोगा का जो युद्ध था, अभी तक जो 3 युद्ध हो चुके हैं उन तीनों युद्धों के अंदर मिलिशिया को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन साराटोगा के युद्ध में मिलती है। यहाँ मिलिशिया के जो सेनापति हैं उनका नाम है गेट्स। गेट्स इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति बरगोइनो को पराजित कर देते हैं। जब साराटोगा में युद्ध होता है तो मिलिशिया सेनापति गेट्स हरा देते हैं ब्रिटिश सेनापति को, यानी ब्रिटिश सेना हार जाती है और इस पराजय से इंग्लैंड के सैनिकों में घबराहट फैल जाती है। पहली बार इंग्लैंड के सैनिकों में ये घबराहट फैल गई कि मिलिशिया के लोगों ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया है, अब क्या होगा। अब क्या होता है, लॉर्ड नॉर्थ होते हैं, वो चेतावनी देते हैं मलेशिया को और सेना से समझौता करने का आग्रह करते हैं। लॉर्ड नॉर्थ यहाँ पर से रह गया है, तो लॉर्ड नॉर्थ कोशिश करते हैं कि मलेशिया सेना से समझौता कर लिया जाए, लेकिन जो अमेरिकी देशभक्त हैं वो समझौता करने से इनकार कर देते हैं। तो साराटोगा के युद्ध में सफलता मिलती है, ब्रिटिश सेना हार जाती है, घबराहट फैल जाती है, तो लॉर्ड नॉर्थ कोशिश करते हैं कि समझौता हो जाए, परंतु अमेरिका की सेना समझौता नहीं करती है। और इसके बाद जो 5वीं घटना घटित होती है वो यूरोपीय देशों की सहायता। अब अमेरिका ने ये समझ लिया था अभी तक के हुए 4 युद्धों में कि हमारे पास अभी इतनी सैनिक शक्ति नहीं है जो हम इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी को हरा पाए, इसलिए जरूरत है विदेशों से मदद लेने की। और अमेरिका के उपनिवेशों ने सहमति से ये निर्णय लिया कि विदेशों से सहायता ली जाए और उसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को दूत बना करके फ्रांस भेजा गया। अब जो फ्रांस था, फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो तैयार हो गया। 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीत गया था और फ्रांस की पराजय हो गई थी। परिणाम यह हुआ था कि फ्रांस को कनाडा खाली करना पड़ा था। इसलिए फ्रांस ये चाहता था कि कोई मौका मिले और वो इंग्लैंड को पराजित करे और अपने हार का बदला ले ले। इसलिए जब फ्रैंकलिन ने फ्रांस से निवेदन किया कि आप हमारी मदद कीजिए, तो फौरन तैयार हो गया, क्योंकि वो तो पहले से ही ये सोचे बैठे था कि वो इंग्लैंड से बदला लेगा। और परिणाम क्या होता है, अमेरिका की सहायता करने के लिए 1778 में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी अमेरिकी क्षेत्र में और युद्ध की घोषणा कर दी। 1789 ईस्वी में स्पेन भी उपनिवेशों के पक्ष में युद्ध करने के लिए सम्मिलित हो गया। अब जो स्पेन था, स्पेन की और इंग्लैंड की पुरानी लड़ाई चल रही थी, लिहाजा उसने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा बदला लेने का, तो उसने भी उपनिवेशों के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। कहने का मतलब ये है कि अब अमेरिका को स्वतः ही सैनिक सहायता मिलने लगी और उसकी शक्ति बढ़ गई। इसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड के नेविगेशन कानूनों से नाराज हॉलैंड भी युद्ध में शामिल हो गया।
अब इंग्लैंड ने जो नेविगेशन लॉ बनाए थे, कानून बनाए थे, उनसे हॉलैंड के व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। यानी कि वो ये कहता था कि अंध महासागर में केवल इंग्लैंड के जहाज चलेंगे, उन्हीं से आप अपना माल मंगाइए और उन्हीं से भेजिए। जिससे क्या हुआ, हॉलैंड का व्यापार बहुत प्रभावित हुआ। तो हॉलैंड भी तैयार बैठा था बदला लेने के लिए, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। रूस, स्वीडन और डेनमार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ सशस्त्र तटस्थता का संघ बना लिया। रूस, स्वीडन और डेनमार्क ने क्या काम किया, उन्होंने एक संगठन बना लिया, सैनिक संगठन बना लिया, और ये कहा कि अगर इंग्लैंड ने जरा भी यूरोप में हलचल की तो हम लोग आक्रमण कर देंगे। कहने का मतलब है कि सारे के सारा गृह योग इंग्लैंड के खिलाफ हो गया और अमेरिका के पक्ष में हो गया। और जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, जो एक देश की लड़ाई थी, वो अब लगभग विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो गई। तो ये अमेरिका के पक्ष में था और इंग्लैंड के पक्ष में नहीं था। अब इंग्लैंड की पराजय 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी। स्पेन और फ्रांस ने विश्व के विभिन्न देशों में इंग्लैंड के अधिकृत क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। अब स्पेन और जो फ्रांस थे, जो पहले से ही इंग्लैंड से नाराज चल रहे थे, उन्होंने जिन देशों के अंदर इंग्लैंड के उपनिवेश थे, क्षेत्र थे, वहां सब जगह उपद्रव मचा दिया, आक्रमण कर दिया। अब इंग्लैंड क्या करे, अमेरिका में स्थिति को संभाले या दूसरे देशों में जाकर के संभाले? उसके सामने क्या हो गया, अनेक मोर्चे खुल गए युद्ध के, और ऐसे में इंग्लैंड फंस गया। और फ्रांस ने अपना जहाजी बेड़ा संयुक्त सेना के सहयोग के लिए भेज दिया। उधर फ्रांस का जो जहाजी बेड़ा था वो अमेरिका पहुंच चुका था संयुक्त सेना के साथ लड़ने के लिए। सभी सहयोगी सेनाओं की मदद से संयुक्त सेना ने ब्रिटिश सेना को चारों तरफ से घेर लिया। यानी कि अब अंदर से मिलिशिया सेना और बाहर से फ्रांस और स्पेन की सेना, जहाजी बेड़े लग गए आकर के। तो अब ब्रिटिश सेना किधर जाए, क्या करे? ब्रिटिश सेना बुरी तरीके से फंस गई, और 17 अक्टूबर 1781 ईस्वी को ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बाद में भारत आए थे, वो इस समय अमेरिका में हैं। इनको विशेष कार्य के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कार्य वो पूरा नहीं कर पाए और मजबूर होकर के उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। यॉर्क टाउन नामक स्थान पर तिथि थी 17 अक्टूबर 1781 ईस्वी, और बाद में 19 अक्टूबर 1781 को इंग्लैंड ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली लिखित रूप में। अब वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में ब्रिटिश सेना ने फ्रांस को हराकर वेस्ट इंडीज को बचा लिया। अब इधर वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में, जहां जॉर्ज टाउन, ब्रिज टाउन, बारबाडोस, जमैका, ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो ब्रिटिश नौसेना थी उसने फ्रांस के जहाजों को हरा दिया और किसी तरीके से वेस्ट इंडीज बच गया। तो अमेरिका हाथ से निकल गया, लेकिन वेस्ट इंडीज बच गया। और अन्य अनेक स्थानों पर भी ब्रिटिश सेना पराजित हो गई। और इसके साथ ही जो दूसरे क्षेत्र थे विश्व के, जहां पर कि इंग्लैंड की सेना के साथ फ्रांस का या स्पेन का युद्ध चल रहा था, वहां पर अनेक स्थानों पर इंग्लैंड की सेना पराजित हो गई। और इसके बाद इस युद्ध समाप्त हो गया। तो इसके बाद पेरिस की संधि की गई 1783 ईस्वी में। दो संधियां होती हैं। पेरिस संधि के अनुसार क्या हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने त्याग पत्र दे दिया। इस पराजय से, अमेरिका में ब्रिटेन की पराजय से, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और रॉकिंघम को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने पेरिस की संधि स्वीकार कर ली। और उस संधि के अनुसार अमेरिकी लोगों को संयुक्त राज्यों के रूप में स्वाधीनता प्रदान कर दी गई और इन राज्यों में 13 उपनिवेशों को शामिल किया गया। यानी अब 13 उपनिवेशों का एक संयुक्त संगठन बना दिया गया और उसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस तरीके से पेरिस के संधि के आधार पर अमेरिका को एक नया नाम मिल गया। और अमेरिकी लोगों ने इस संधि के अनुसार क्या कर दिया, अंग्रेजों से संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी। अमेरिकी लोगों ने घोषणा कर दी, अब हमारा अंग्रेजों के साथ कोई भी संबंध नहीं है।
इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु वर्साई की संधि के रूप में एक और संधि की गई थी। इसके बाद एक और संधि की गई जिसको वर्साई की संधि कहा गया, और इसके आधार पर जो दूसरे क्षेत्र थे ब्रिटेन के, उन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया कि कौन सा क्षेत्र स्पेन को मिलेगा, कौन सा हॉलैंड को मिलेगा, कौन सा फ्रांस को मिलेगा, कौन सा ब्रिटेन के पास रहेगा। तो ब्रिटिश जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का बंटवारा किया गया वर्साई की संधि के आधार पर। तो इस तरीके से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद की आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक घटना को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी घटनाएं घटित हुई, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो किस तरीके से संधि की गई और उस संधि के आधार पर अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया और एक नया देश बना, इसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरीके से आपने हमारा वीडियो देखा, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियो देखते रहिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आगे बढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।